क्या उनको लॉ एंड ऑर्डर पता नहीं है, कहाँ लाठीवार करना चाहिए? आपकी सरकार है सर। देखिए, इस घटना पे हमारे नेता कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और एक जिला पदाधिकारी पटना से बात करके एक जांच टीम गठित हुई है। जांच टीम की रिपोर्ट आने के बाद जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई उन पे की जाएगी, जो भी दोषी होंगे, कि इनके आदेश से वहाँ गए, इस तरीके का हरकत उन्होंने क्यों किया, क्या वहाँ पर परिस्थितियाँ बनी थी, इन तमाम बातों की जांच होने दीजिए। उसके बाद उन तमाम दोषियों पर कार्रवाई होगी। सर, तिरंगा अगर हम अपने हाथ में लेते हैं तो अपने आप को महफूज समझते हैं कि सुरक्षित हम हैं, लेकिन तिरंगा दिखाकर वो अपने सर को बचा रहा है। लड़का सीटेड शिक्षक अभ्यर्थी थे, वो सब कल सड़क पे उतरे थे, अपनी मांगों को लेकर लगातार 3 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। और कल वो मजबूरन जब 3 साल हो गया, आश्वासन पे आश्वासन मिल रहा था, तो सड़क पे उतरे। और उसके बाद जब तिरंगा से बचाव करता है तो लगातार लाठी से वार करते हैं। तो कब तक ये जांच, क्या ये भी मतलब टड़का दिया जाएगा? नहीं, अगर टरकाना होता तो इतना इमीडिएट आपने देखा कि नेता का बयान आया। आपकी घटना घटने के लगता है विदिन हाफ एन आवर उन नेता का बयान आया है, ठीक है। तो इतना त्वरित रिएक्शन महागठबंधन के सरकार में तेजस्वी जी का आया है और भरोसा रखिए कि उस पर जांच होगी। और जिन मुद्दों को लेकर के वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो मुद्दा तो हम सब लोग उठाते रहे हैं, उन मुद्दों पर भी बात होगी। और सरकार का कल बहुमत साबित करना है। बहुमत साबित होने के बाद सरकार पूरी तरीके से अपने फुल फ्लेज वर्क में आ जाएगी। उसके बाद तमाम विभागों से जो रिक्तियाँ मांगी गई है, वो रिक्तियाँ के अनुसार बहालियाँ भी होगी। और नेशनल एवरेज के अनुसार में हम कहाँ कंप्लीट करते हैं, उस वहाँ तक हमको पहुँचना है। तो इसलिए तेजस्वी यादव जी ने इस पर एकदम स्पष्ट हमारे नेता का है। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त को गांधी मैदान से युवाओं को ही संबोधित किया है कि 10 लाख हम नौकरी भी देंगे और अलग से 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन सवाल है कि हम तो दे रहे हैं, हमने वादा किया था, हम उस वादे पे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो जुमलेबाज लोग हैं, जो 2 करोड़ का वादा दे करके आए थे, क्या उनसे मीडिया वाले लोग उनसे क्यों नहीं सवाल पूछते हैं कि आपने 2 साल प्रत्येक साल नौकरी देने का वादा किया था और 2 करोड़ से ज़्यादा एवरेज लोग बेरोजगार आपने किया लॉकडाउन, जीएसटी और इनके गलत आर्थिक नीति की वजह से। तो इन पर सवाल होने चाहिए। भाजपा आरएसएस के जो लोग हैं, जो झूठ बोल करके इस देश में शासन कर रहे हैं, उन पर कड़ा प्रहार होना चाहिए। उनके खिलाफ में प्रोटेस्ट होना चाहिए। उन पर सवाल सबसे ज़्यादा होना चाहिए कि देश का आज जो हालात है, इस हालात के लिए कोई अगर जिम्मेदार है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी। कि आज राज्यपाल इस देश में राज्यपाल है सत्यपाल मलिक जी। उन्होंने कहा है कि किसानों को एमएसपी तब तक नहीं मिल सकता है जब तक अडानी मोदी जी के मित्र होंगे। अडानी अंबानी में मोदी जी का जब तक मित्रता रहेगा, किसानों को एमएसपी नहीं मिल सकता। इससे कड़ा बयान क्या हो सकता है? तो आज कल भी किसान देखे होंगे कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। और गृह राज्य मंत्री जिनका बेटा आशीष मिश्रा रौंदने का काम करता किसानों का, उनका गृह राज्य मंत्री किसान नेता जो दलित पिछड़ों के तबके से आते हैं। और इस देश में किसान वही है जो कामगार है, दलित पिछड़ा अकलियत के लोग जो खेती गृहस्थी करते हैं, उनको कुत्ते कहा है। उनको उन्होंने क्या कहा? 2 कौड़ी के लोग कहा है। जिसका बेटा किसानों को रौंदने का काम करता है, वो लोगों को 2 कौड़ी का बात कहता है, 2 कौड़ी का लोग कहता है। तो इसलिए अब देश के नौजवान तमाम लोग समझ रहे हैं। आप मीडिया वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि अब सवाल भाजपा आरएसएस के वालों से भी शुरू करनी चाहिए। कब तक आप चुप रहेंगे? कब तक आप भयभीत रहेंगे? आपका भी अधिकार सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल सर, कल जो लाठीचार्ज किया गया, वो आईसीयू में भर्ती हैं, 27 और लोग पीएमसीएच में भर्ती हैं। उनका जो बताया जा रहा है कि नाजुक स्थिति बताया जा रहा है, तो उसके लिए और कुछ लोगों पे एफआईआर भी दर्ज करने की बात सुनने में आ रही है। उसके लिए क्या कहेंगे सर? देखिए, जो भी इलाजरत हैं, सरकार पूरी तरीक़ा से कटिबद्ध है उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो, उनकी पहले जान बचे। जान बचानी हमारी प्राथमिकता है। और हमारे नेता ने सख्त निर्देश दिया है
कि उनके इलाज में किसी भी तरीके का कोई कोताही नहीं हो, और सारी बातों की चर्चा कल नेता ने की है। और जांच टीम का रिपोर्ट आने दीजिए, सारा चीज़ आपके सामने खुल जाएगा। सर तेजस्वी जी कहे थे कि युवाओं की सरकार बनने दीजिए, हम पहले ही कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देंगे। पहला कैबिनेट बीत गया सर। आप अच्छी बात बोले, ये सिर्फ तेजस्वी जी की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। 2020 में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते तो पहले कैबिनेट में 10 लाख लोगों का फैसला होता, लेकिन बीच में जिन परिस्थितियों में सरकार बनी है, आपने देखा कि जिस तरीके से संवैधानिक संस्थानों को ख़त्म किया जा रहा था, उसका दुरुपयोग किया जा रहा था, जिस तरीके से क्षेत्रीय दलों का ख़त्म करने के लिए उनके मंत्री, उनके अध्यक्ष और साथ साथ गृह मंत्री दोनों आके कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों का अस्तित्व भारत से ख़त्म कर दी जाएगी, और उसके बाद नीतीश कुमार जी इन परिस्थितियों को समझते हैं, उनके पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, और उसके बाद महागठबंधन के साथ में सरकार बनता है। और सरकार बनते के साथ में हम इस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार जी 15 अगस्त को गांधी मैदान, उससे बड़ा कोई ऐतिहासिक जगह है बिहार में, गांधी मैदान से 15 अगस्त के दिन उन्होंने घोषणा किया कि 10 लाख हम नौकरी देंगे और 10 लाख अलग से लोगों के रोजगार का भी प्रबंध करेंगे। और उसके लिए तमाम विभागों से रिक्तियां मांगी गई हैं। रिक्तियां आने के बाद भारी संख्या में आपको बहुत जल्द आपको संख्या भी पता चल जाएगा कि बिहार में कितने संख्या में कितने लाख लोगों के वैकेंसी निकाली जा रही है। ठीक है सर, आप युवा का सरकार बिहार में है और तेजस्वी यादव से लाखों युवा उम्मीद कर रहा है कि अब हमारी सरकार है, अब हमारे लिए कुछ अच्छा होगा। लेकिन एक बड़ा समस्या है सर कि बिहार एक पिछड़ा राज्य है और यहाँ पे बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर है सर। इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, बिहार पिछड़ा राज्य है किसके वजह से? ये केंद्र सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से बिहार पिछड़ा राज्य है। जब बिहार का बंटवारा हो रहा था, जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश में प्रधानमंत्री थे, बिहार का बंटवारा हो रहा था, उसी समय से बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठ रही थी। 17 साल भाजपा के सहारे इस बिहार में सरकार चली, लेकिन एक बार भी भाजपा बिहार को विशेष राज्य के दर्जा की बात नहीं की। एक बार नरेंद्र मोदी जी चुनावी सभा में आए थे, 60 लाख दूं, 70 लाख दूं, 50 लाख दूं, दिया 1,25,00,000 दिया। वो कहाँ गया? किसको मिला? यदि वो पैकेज मिला होता तो बिहार पिछड़ा राज्य नहीं होता। वो सिर्फ तो जुमला इस था। पिछड़ा, हाँ, वो जुमलेबाज लोग हैं, झूठे लोग हैं, गद्दार लोग हैं। तो इसलिए बिहार अगर पिछड़ा है, इसका वजह भाजपा और आरएसएस है। अब भाजपा पे ही सवाल कर लेते हैं। भाजपा वाले कहते हैं कि हर घर तिरंगा होना चाहिए और अमृत महोत्सव मनाया गया, हर घर तिरंगा लगा भी, और वो हर घर रोजगार और हर घर नौकरी की बात क्यों नहीं करते? देखिए, हर घर तिरंगा, हम तो कहते हैं कि हर व्यक्ति के दिल में तिरंगा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन तिरंगा जिसको बनाने में कोई योगदान जिसका नहीं है, इस देश के आज़ादी में जिसका कोई योगदान नहीं है, जो इनके गुरु गोवलकर और गुरु सावरकर दोनों अंग्रेजों से माफ़ी मांगते हैं लिखित रूप से कि हम स्वतंत्रता आंदोलन के लड़ाई में हम शामिल नहीं होंगे, अगर शामिल भी होंगे तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। जो आरएसएस, जो इनके गुरु संगठन है, वो संगठन 52 साल तक तिरंगा अपने यहाँ नहीं फहराता है, उसके मुंह से तिरंगा का सम्मान की बात बहुत हंसी आती है, एक हास्यास्पद लगता है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि हमारा तो तिरंगा बनाने में योगदान नहीं है। देश के बच्चा बच्चा जान गया। तिरंगा चाइना से बन के आता है नहीं, और यहाँ बच्चा बिजनेस हुआ। हाँ, बच्चा 25 रुपया में सभी डाकघर में बेचा गया। डाकघर में नहीं बेचा गया। आपके भाजपा कार्यालय में एक तरफ तिरंगा 50 रुपया में तिरंगा बेचा जा रहा था, भाजपा का झंडा फ्री में दिया जा रहा था। ऐसी स्थिति आपने देखा है। जब नरेंद्र मोदी जी को वोट लेना होता है तो फ्री राशन का थैला पे मोदी जी का फोटो
और योगी जी का फोटो वाला थैला फ्री में बांटा जाता है, लेकिन देश के गरीबों को तिरंगा ये नहीं बांटते हैं। और हर घर तिरंगा की बात ये कह रहे थे, तो हम पूछना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक भारत का कोई भी व्यक्ति घर विहीन नहीं होगा, उसका पक्का मकान होगा। तो अभी करोड़ों लोग जो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, रैन बसेरा के रूप में आप पटना में ही देखिए, रैन बसेरा जिनके पास कोई आशियाना नहीं है रहने का, गांव के गांव अभी कच्चे मकान में हैं, जिनमें आंधी आ जाए बारिश हो जाए आदमी रहने का व्यवस्था नहीं है। तो ये पक्के मकान का वादा कहाँ गया? पहले पक्के मकान बना दिए होते, उसके बाद उस पर तिरंगा फहराने की बात करते तो अच्छा लगता। पटना के रैन बसेरों की बात करें तो काफ़ी दबंगों के वहाँ कब्जा रहता है, कभी गाय बांधा हुआ दिखा जाता है, कभी चारा रखा हुआ दिखा जाता है। इस पे आप कैसे काम करेंगे? यदि दिखा जाता है तो आप लोग से भी हम चाहते हैं, और बाकी हम अपने सोर्सेस से भी पता लगाएंगे कि अगर इस तरीके का प्रेमचंद रंगशाला के पीछे एक रैन बसेरा है जहाँ की वहाँ पे गाय बांधी जाती है, चारा रखा जाता है। वहाँ एक भी जिनके सर के ऊपर छत नहीं है वो नहीं रहते हैं। यदि इस तरीके की बात है तो हम लोग इसकी जांच कराएंगे। और रैन बसेरा लालू प्रसाद यादव जी का दिमाग का उपज है कि गरीब गुरबे, रिक्शा चलाने वाले, ठेला चलाने वाले, खोमचा लगाने वाले, जिनको रहने का कोई जगह नहीं होता था, उनके लिए रैन बसेरा बना था। और रैन बसेरा उनके लिए बड़ा उपयोगी साबित हो रहा था। यदि इस तरीके का कोई भी व्यक्ति उसका अतिक्रमण किया है तो उस पर कार्रवाई होगी, उस पर जांच होगी, और जांच के बाद वो रैन बसेरा वाकई में जिनके लिए बनाया गया है उनके लिए ही रहेगा। आखिरी सवाल, पूरे देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसके लिए आप दोषी किनको मानते हैं? भाजपा, एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी, जिसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी हैं। उन्होंने बगैर सोचे नोटबंदी किया। वो बगैर कहा था कि अच्छे दिन ला देंगे, अच्छे दिन आए तो उनके मित्रों के लिए तो अच्छे दिन है ना, अडानी के लिए अच्छे दिन है, जो दुनिया का चौथा नंबर का अमीर व्यक्ति बन गया। भारत के लोग से दाल गायब हो गया थाली से, सब्जी गायब हो गया थाली से, लेकिन वो दुनिया के अमीरों के रेस में चौथे नंबर पर पहुंच गए। अंबानी पीछे छूट गए, अडानी आगे निकल गए, एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। तो अच्छे दिन उनके मित्रों के लिए है। क्यों अच्छे दिन उनके मित्रों के लिए है? कि जब विजय माल्या इस देश से भागता है तो अरुण जेटली से मिल के जाता है, जब नीरव मोदी इस देश से भागता है तो प्रधानमंत्री से मिल के जाता है, जब मोहल चौकसी भागता है तो देश के फाइनेंस मिनिस्टर से मिल के जाता है। तो अच्छे दिन उनके लिए है कि जिसने इस देश को लूटा, आराम से विदेश में जा कर के ऐश कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि मोदी जी का सरकार ऐसा सरकार रहा कि सबसे ज़्यादा इस देश के नागरिकता को लोगों ने त्याग करके विदेश के नागरिकता हासिल किए। तो अच्छे दिन उन लोगों के लिए है जो देश के साधन संसाधन को लूटा सरकार की मदद से। तो ये महंगाई के लिए कोई व्यक्ति जिम्मेदार है, उस व्यक्ति का नाम है नरेंद्र मोदी, जिसने अपने गलत आर्थिक नीति की वजह से देश के गरीब गुरबे के पेट पे, उनके घर पे, उनके जेब पे डाका डालने का काम किया है। जो 400 का सिलेंडर आज 1200 रुपया में भी नहीं मिल पा रहा है। आज जीवन रक्षक दवाओं का दाम 200% से ज़्यादा दवाओं का दाम बढ़ गया है। आज एक साबुन का भी आप एक पार्ले जी बिस्कुट भी खरीदते थे, आज पार्ले जी बिस्कुट भी जो 100 ग्राम 5 रुपया में आता था, आज 10 रुपया में 55 ग्राम आता है। 3 ही रुपया में मिलता था पार्ले जी 3 रुपया में हम लोग खाते थे, 2 रुपया में शुरू हुआ था पार्ले जी। तो ये स्थिति है कि अब देश के लोग, गरीब गुरबा बिस्किट नहीं खा पाएगा। अब आपने देखा कि पहली सरकार है नरेंद्र मोदी की सरकार दुनिया में कि खाने पीने के सामानों पर जीएसटी लागू किया गया। आटा पे, चावल पे, दूध पे, छाछ पे, मट्ठा पे, दही पे, पनीर पे, तो इन तमाम चीज़ों पे इन्होंने जीएसटी लागू किया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि जीएसटी किन पैकेट पे लागू है? यदि आप 15 केजी से नीचे का आप सामान परचेज करते हैं तब उस पर जीएसटी लगेगा। 15 केजी से ऊपर अगर आटा खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो सोच लीजिए कितने अक्लमंद हैं जो गरीब गुरबा, रिक्शा ठेला चलाने वाले, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले किलो, 2 किलो, 1.5 किलो, 5 किलो लोग बहुत मैक्सिमम लेते हैं, और जो अमीर, जो पैसे वाले लोग हैं वो पैकेट के पैकेट उठाते हैं। तो अमीरों के लिए जीएसटी नहीं है, गरीबों के लिए जीएसटी है। ये साफ साफ पता चलता है कि ये सरकार
अमीरों के अच्छे दिनों के लिए है, गरीबों के लिए अच्छे दिनों के लिए नहीं है। अच्छा, महागठबंधन का मेन मकसद क्या है? क्या नीतीश कुमार को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का मकसद है? देखिए, महागठबंधन का मेन मकसद है फांसीवादी ताकत, मनुवादी ताकत, ब्राह्मणवादी ताकत, बुलडोजरवादी ताकत, आरएसएस और भाजपा को रोकना, बेलगाम पूंजीवादी ताकत को रोकना, आवारा पूंजीवादी ताकत को रोकना। और ये महागठबंधन का संकल्प है, प्रधानमंत्री कोई बने लेकिन भाजपा आरएसएस का नहीं बनना चाहिए। नीतीश कुमार जी ने कहा है कि जो 2014 में आए थे 2024 में नहीं आएंगे। ये साफ संकेत है कि तमाम राज्य में जो विपक्षी एकता है, विपक्षी गोलबंदी बहुत तेज़ी से होगी और भाजपा आरएसएस के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई होगी और देश में संविधान बचाने के लिए, संवैधानिक संस्था बचाने के लिए और देश बचाने के लिए 2024 का लड़ाई होगा। और 2024 का लड़ाई जनता वर्सेस मोदी और फांसीवाद होगा। बिहार में इससे पहले भी अभ्यर्थी पीटे गए हैं, भाजपा ने पिटवाया है, जो अपनी मांगों को लेकर करके सड़कों पर आंदोलन करते थे। लेकिन तब में और अब में अंतर है। डाक बंगले पर जो पीटे गए 3 घंटे तक चल रहे थे, रस्सा कस एजिटेशन चल रहा था, लेकिन उग्रता नहीं थी। ऐसी कौन सी परिस्थितियां बनी कि एकाएक उग्रता हुई? जिन अधिकारियों ने डंडे बरसाए उसके फुटेज भी खंगाले गए, घटना की निंदा हुई, भर्त्सना हुई। ये तेजस्वी जी ने सबसे पहले किया, उप मुख्यमंत्री होने के नाते ही नहीं बल्कि कमिटमेंट किया लोगों ने। हमें पहली बार लगा देश के अंदर में 8 सालों में जो लोग शीतलता का लेप लगा के बैठे थे, रोजगार के नाम पर चुप्पी साधे थे, जिस दिन सरकार बनती उसी दिन से व्याकुल हो जाते हैं रोजगार के लिए। सरकार को 10 डबल होने दीजिए, विश्वास मत 24 को हासिल होना था, हो गया। इतनी व्याकुलता कैसे? मैं बता रहा हूँ, जो भी अभ्यर्थी बिहार के हैं सब लोग आशान्वित हैं, सब लोग को पता है कि हमको अवसर मिलेगा। ये बड़का झूठा पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी जैसा, ये जुमला पार्टी नहीं है, भारत जलाओ पार्टी नहीं है, ये समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। सर, उस दिन डाकबंगला चौराहा पे जो हुआ, इसमें राजद का कहना है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा प्रायोजित घटना था। नहीं, मैंने कहा उसमें हमारे अभ्यर्थी भी थे, लेकिन जिस तरह की चीजें खुल करके आई, एकाएक एजिटेशन लाठियों में तब्दील हो गया। हो सकता है सही भी हो, गलत भी हो। एक लड़का, एक व्यक्ति झंडा लिए हुए, नेशनल फ्लैग लिए हुए, आपने कभी देखा है कि अभ्यर्थी नेशनल फ्लैग लेकर के जाते हैं, उसके हाथ में झंडा ऐसे किसे कर रहा है, मारने वाला व्यक्ति मार रहा है, झंडा पकड़, ये बात हमको पच नहीं रहा था। इसलिए वो प्रथम दृष्टया में कहीं ना कहीं उसमें कंस्पिरेसी की बू नजर आ रही थी। पूरे घटना की निंदा की गई, लेकिन प्रथम दृष्टया कहीं कुछ लगता है तो अन्वेषण उसकी भी होनी चाहिए और उस मजिस्ट्रेट का भी, उसके कर्तव्य जो किया, तो उस पर तो स्वाभाविक तौर पर जांच में जो चीज़ें आएगी, जांच एक दिन का विषय नहीं ना है। किसी की नौकरी पर कार्रवाई करिएगा तो कानून के तहत करिएगा ना, कल कोर्ट चल जाएगा। मुख्य कानून से नहीं ना सस्पेंड होता है कोई। जब तक एविडेंस अगेंस्ट एक्यूज जब तक नहीं एस्टेब्लिश होता है, तब तक कोई एक्शन होता है क्या? नहीं होता है। अब देखिए, अब सूत्रों के हवाले चलाया ना तेजस्वी जी के खिलाफ, मॉल मॉल मॉल, अब पर गया उड़ते, उल्टा पर गया। भाजपा ही के सांसद, भाजपा ही का मेयर, भाजपा ही का मुख्यमंत्री, शेयर होल्डर मेहता, एक और सब दोनों है गुड़गांव का रहने वाला। नाम किन का आ रहा है? बिहार का एक नोटोरियस गैंग का एक सदस्य बिहार का है, मेंबर है उसमें, वो व्यक्ति प्लांट कर रहा है। नोटोरियस गैंग का मेंबर होना भी 3 ही है, एक चेयरमैन है, 2 मेंबर है उस गैंग में, जिनके अतीत बड़ा सुनहरे हैं। न जाने कितने कितने आरोप है, कितने कितने केस हैं, कितने कितने गंभीर मामले हैं। तो व्याकुल थे, सपना टूटा है। तो स्वाभाविक रूप से जो खुलकर आए हैं, मीडिया को भी सत्ता की जांच करना चाहिए ना। सूत्रों के हवाले से जो मंजूर चला दीजिएगा। देश से मांगना चाहिए माफी भाजपा को, कहीं से चूक होती है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी से ही चलता है। हम लोग चूक होते हैं, लोग माफी मांगते हैं, लेकिन भाजपा बेशर्मी की प्रकाष्ठा पर है।
तब लोग तक कहा गया कि 3 जमाई खोज रखा है नए दौर में सीबीआई, ईडी और आईटी के संदर्भ में। सर लगातार बिलो द बेल्ट एक्शन होती है जी। संवैधानिक संस्थाएं की स्वायत्तता पर सवाल खड़े हो रहे हैं जी। और कोई सवाल है? सर लगातार 3 साल से वो लोग अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, अभी नियुक्ति उनकी नहीं हुई है, और कितना इंतजार उनको करना होगा? हम लोग सारी बात कह दी आपको। जी इसमें जो ज़्यादा व्याकुल कुछ देख रहे हैं 2-4 लोगों को, जी हम सबसे आग्रह करेंगे, आप मेरे ही भाई हैं, आपके अंदर विश्वास टूटा होगा क्योंकि लंबे समय से आसान्वित थे आप। धैर्य रखिए, प्रक्रिया एक दिन में नहीं होती। उनका कहना है सर कि 3 साल से ये वही लोग बोल रहे हैं, उनके मैं बहुत चीज़ों को देख रहा हूँ, जिनके जिनके वक्तव्य आ रहे हैं उनका भी हम लोग आराम से उनका प्रोफाइल भी देख रहे हैं। इनके फ्रेंड लिस्ट में कौन कौन लोग हैं, कहाँ से गाइड हो रहे हैं। जो सारे अभ्यर्थी हैं सब तो बेचारे आसान्वित हैं कि हाँ मिलने वाला है। अब देखिए ना जाकर के फेसबुक में सब लोग मान रहे हैं कि नहीं, तो समय न होना चाहिए। जितने अभ्यर्थी हैं लगभग सब आसान्वित हैं। अब इक्का दुक्का कुछ जो ज़्यादा कर रहे हैं उनसे भी आग्रह है कि आप इसी अथी में आपको भी आना है घेरे में, तो निश्चित तौर पर आप लाभ लीजिए अवसर का। सर महागठबंधन की सरकार बने हुए भी ज़्यादा दिन नहीं हुए और ऐसे में लगातार छापेमारी का दौर शुरू हो गया राजद की कई बड़ी। वही बात ना हमने कहा है आपको जी कि जो सरकार जनता से हार जाती है, जो सरकार संख्या बल से हार जाए और वो तंत्रों का इस्तेमाल कर देश के अंदर में अघोषित नहीं, कल के एक्शन ने स्पष्ट कर दिया कि अब घोषित इमरजेंसी लागू करना चाह रही है देश के अंदर में भारतीय जनता पार्टी। इमरजेंसी का क्या असर हुआ इस देश में लोगों ने देखा है। माफी इसलिए कहा कि भाजपा को माफी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि आपके अधीनस्थ आता है सीबीआई। कैसे अनमैच्योर्ड इंफॉर्मेशन के आलोक में क्रिएशन हुआ रिस्पॉन्सिबल। हम सीधे चार्ज करते हैं प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, सफाई दें या देश से माफी मांगें। सर आखिरी सवाल ये है कि 2024 में बोल रहे हैं कि केंद्र से भाजपा साफ हो जाएगी, क्या इसका आपको दिखता नहीं है जी? जिसको जरा सा भी हल्का सा भी राजनीतिक समझ होगा वो तो समझिए ना जाएगा बात। अब शासक पार्टी एक तरफ आ गया तो बिहार में भाजपा एक को सीट जीतेगी, आपको लगता है क्या? आज तक ऐसा हुआ है क्या कि गोलबंदी के बाद भाजपा कहीं टिकी है? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, 8% सीधे यूपी में धंस जाएंगे ही। अब बताइए कि बंगाल में कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, जो लाए वो खोना पड़ रहा है इनको। अब बताओ भाई साहब, मध्य प्रदेश में स्थिति बहुत खराब इनकी चल रही है। गोलबंदी इतनी तेज है कि भाजपा को पसीने छूट रहे हैं। तो 4 गो राज्य में आप कहीं दिखाइए दे रहे हैं। उड़ीसा आपके हाथ में है नहीं, दिल्ली आपके हाथ में है नहीं, पंजाब आपके हाथ में है नहीं, साउथ आपके हाथ में है नहीं, हिमाचल आपके हाथ से जाने वाला है आने वाला कुछ ही दिन में, कर्नाटका भी आपके हाथ से जा ही रहा है। तो किसके बल पर सत्ता में आ जाइएगा भाई? अरे 100 की संख्या नहीं पास करेगी भाजपा। कहाँ है आप? एक सवाल और पूछ लेते हैं। 2024 में क्या नीतीश कुमार प्रधानमंत्री कैंडिडेट होंगे या फिर कुछ और होगा? प्राइम मिनिस्टर चेहरा इज नॉट फाइटर, कोई मैटर नहीं है। कौन होगा फाइटर ये मैटर नहीं है। मनमोहन सिंह थे क्या? उनका चेहरा था क्या? यूपीए चुनाव जीती थे 2004 में। वाजपेयी जी की सरकार के, अडवाणी जी के गए बेटिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में खड़े हुए थे। आप देखे हैं ना, आपके सामने उदाहरण है। एक बड़ा गुलबंदी जो लोकतंत्र की रक्षा चाहते हैं, महफूजियत चाहते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का संविधान की रक्षा चाहते हैं, सब लामबंद हो चुका है। ये लोग देखते हैं, इन लोग का बॉडी लैंग्वेज देखते रहे देश भर का क्या परेशानी है। गडकरी जी नाराज चल रहे हैं, भीतर से अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, राजनाथ सिंह जी, सब लोग दुखी है भाई इस नोटोरियस गैंग से, अलोकतांत्रिक एक्शन से, मिसयूज ऑफ का जो आपको एजेंसी है उससे। तो आपने सुना आरजेडी विधायक और आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह ने क्या कुछ कहा। उन्होंने साफ तौर से कहा कि बीजेपी के बारे में भी उन्होंने कहा कि बीजेपी अब बड़का झूठा पार्टी है, सिर्फ उनका यही काम रह गया, इसके अलावा
कोई काम नहीं रह गया और सीटेड बीटेड अभ्यर्थियों पर भी उन्होंने लंबी चौड़ी अपनी विचार को रखा है। इसी तरह का खबर देखने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद।